हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेफ एजुकेशन। करंट अफेयर थ्रू एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में आज हम 6 नवंबर के करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे हैं। और जो वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट और न्यू अपडेट्स अच्छे तरीके से नोटिफिकेशन की मिलती रहे। ठीक है, और आपकी कोई भी अपडेट कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो तो ध्यान से घंटे को जरूर चालू कर लीजिएगा ताकि आपकी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। ठीक है, चलिए मार्केट्स को समझ लेते हैं, उसके बाद हमने द हिंदू जो पीआईबी की करंट अफेयर की सीरीज़ है उसी को आगे बढ़ाएंगे और अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपकी प्रीलिम्स और जो अदर एसएससी ईपीएफओ ठीक है पीएससी किस तरीके से एग्जाम में ये हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो एक भी करंट अफेयर को मिस मत करिएगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा और पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके सारे क्वेश्चन के आंसर फिर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए पहले मार्किंग को समझ लेते हैं क्योंकि जो नए स्टूडेंट जुड़ते हैं उनके लिए मार्किंग का जाना ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो मार्किंग स्कीम में आपका ये है कि आपको 6 या 6 से ज़्यादा क्वेश्चन को करेक्ट करना है ताकि आप एक सेफ जोन पे फॉल करें और आपका प्रीलिम्स या फिर कोई भी अदर एग्जाम, ठीक है यूपीएससी के एक्सेप्ट कोई अदर एग्जाम आप देते हैं तो वहाँ पे अगर आप 6 से ज़्यादा क्वेश्चन 10 आउट ऑफ 6 के फेज़ में चलते हैं तो कोई भी एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए 10 में से 6 क्वेश्चन हर एक फेज़ में आपके करेक्ट हों। ठीक है, इससे कम आता है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ध्यान से देखना है कि कहाँ पे प्रॉब्लम जा रही है, कहाँ पे आपने वीडियो को कहाँ पे आपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड आउट नहीं किया है। ठीक है, तो वहाँ पे देखिए केयरफुली रीडिंग करिए और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं उसका अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन को सुनिए और फिर एक बार फिर से इसको टेस्ट को दीजिए और फिर अपने मार्क को वापस से एडिट करके लिख दीजिएगा ताकि मुझे भी समझ में आ जाए कि जस्ट आपने रिवीजन किया है तो आपके मार्क्स में इम्प्रूवमेंट हुई है। ठीक है, चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले क्वेश्चन को देखेंगे। पहले क्वेश्चन पे आने के पहले सबसे पहले आप ये एक काम कर लीजिए कि सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दिए ताकि आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन होता है और मैं अच्छे तरीके से आपके लिए और अच्छी वीडियो ला पाता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, उससे मुझे एक अच्छा खासा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो ये काम प्लीज़ कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो रिसेंटली गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल अभी न्यूज़ में थी, आपको बताना है इसके रिगार्डिंग जो कंट्रीज़ दी हैं कि इनमें से कौन सी कंट्री गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का मेंबर नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा है, नॉट अ मेंबर, तो ध्यान से बताना है। ऑप्शन ए सऊदी अरेबिया, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी बहरीन, ऑप्शन डी इजराइल। वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर दीजिए, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपके पास खुद के पास पॉज बटन होता है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं होता है इसलिए। चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन डी इजराइल, इजराइल विल बी द राइट आंसर क्योंकि इजराइल गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अंतर्गत नहीं आता है। जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल थी इनको इस्टेब्लिश किया गया था 1981 में, याद रखिएगा। और जब ये इस्टेब्लिश हुई थी तब इसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई ये जो कंट्रीज़ थी इनमें ये पार्टिसिपेट करके उन्होंने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल बनाया था ताकि इनके जो भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इनके चार्टर उसमें ये अच्छे तरीके से काम कर सकें। अगर कोई पॉलिटिकल इशू होता है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में आके ये कंट्रीज़ उसमें डिस्कस कर सकते हैं, इकोनॉमिकल इशू, सोशल और रीजनल इश्यूज, इन सभी चीज़ों में यहाँ पे आके बात करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका जो सेक्रेटरीट है ये लोकेट करता है रियाद, सऊदी अरेबिया में। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का जो सेक्रेटरीट है ये कहाँ लोकेट करता है, तो सऊदी अरेबिया के अंदर जो रियाद एक सिटी है वहाँ पर लोकेट करता है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आने के पहले पहले आप यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए कि मैप में कहाँ कहाँ पे लोकेशन रहती है। तो ऊपर आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा ब्राउन कलर से जो कलरफुल यहाँ पे जो किया गया है, ठीक है, तो ये जो पूरा है ये आपका गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इसमें कुवैत, बहरीन, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, ओमान, ठीक है, ये कंट्रीज़ आती हैं। और इसके बीच में जो एक गल्फ पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जो पड़ता है गल्फ ऑफ एदन है। ठीक है, और उसके आगे आपका पर्शियन गल्फ हो जाता है, फिर ये रेड सी है आपका, यहाँ पे इंडियन ओशन हो जाता है। ठीक है, इसके ऊपर एक और सी पड़ता है, आपको बताना है कि ये कौन सी कंट्री है और इसके ऊपर एक और सी पड़ता है, तो वो जो कंट्री है कौन कौन से दो सी के बीच में आती है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज मतलब नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर मुझे करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है, बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग करेक्ट है। फर्स्ट है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन इज अ इंडियाज स्ट्रेटेजिक विजन फॉर द इंडियन ओशन रीजन। की जो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन जिसको सागर कहते हैं, ये किस इंडिया स्ट्रेटेजिक विजन है किसके लिए, इंडियन ओशन के लिए। ठीक है, इंडियन ओशन रीजन के लिए। सेकंड है एज पार्ट ऑफ मिशन सागर 2, तो जो मिशन सागर 2 है जो सेकंड अभी लाया जा रहा है ये इंडियन नेवल शिप एरावत के द्वारा इसमें काम किया जाएगा, जिसमें जो फूड एड मतलब फूड की सहायता की जाएगी सूडान, साउथ सूडान, जिबूती और एरिट्रिया के लिए। ठीक है, तो ये दिया गया, आपको बताना है इसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में।
चलिए, होपफुली आपने आंसर सोच लिया होगा। देख लीजिए राइट आंसर क्या देखिए, सागर ये जो इनिशिएटिव है, ठीक है, जिसको सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन कहते हैं। यस, ये इंडियन ओशन रीजन के लिए है, जो इंडिया की एक स्ट्रेटजिक विजन प्लान को दर्शाता है कि किस तरीके से अदर कंट्रीज़ की हेल्प करती है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। सेकंड जो दिया है कि ये जो सागर 2, ठीक है, तो सागर 2 इसके पहले भी एक लाया जा चुका है, सागर 1, ठीक है। आपको बताना है चलो आप मत बताइएगा, मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से रीज़न के लिए इसको सागर 1 को लाया गया था। तो सागर 1 अगर आपको याद हो तो अभी कोविड-19 के समय जो आपका नेवल शिप है, इंडियन नेवल शिप है आईएनएस केसरी के द्वारा कुछ कंट्रीज़ को हेल्प करने के लिए वहाँ पे इसको भेजा गया था, ठीक है, जो आपकी इंडियन ओशन की ही कंट्रीज़ हैं। और जो सागर 2 है, इसमें जो आपकी जो हॉर्न ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज़ है, जिनको सूडान, साउथ सूडान, जिबूती, ठीक है, इरिट्रिया, इनको हेल्प करने के लिए ये मिशन लाया गया है। तो ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ये जो सागर है, जिसको 2015 में सबसे पहले लाया गया था, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है, सागर को पूरा कवर करने के लिए जो इंडियन ओशन के लिए। और 2020 में, ठीक है, सागर 2 जो इसको अभी वापस से लेके आया गया है, इसमें आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि कौन सा जो शिप है, नेवल शिप है, इसको लाया जाएगा। तो ये एरावत है, इसके द्वारा इसमें सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। और जो भी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज़ होती हैं, सूडान, साउथ सूडान, जिबूती, इरिट्रिया, और भी इसके अलावा जो कंट्रीज़ है, वहाँ पे इन सभी चीज़ों को ये मदद पहुँचाएगा, ठीक है। तो अभी 2020 में जब कोविड-19 के समय एक सागर 1, ठीक है, ये मिशन लाया गया था। तो इसमें मॉरिशस, मेडागास्कर, कॉमरोस, सेशल्स और इसके अलावा जो फ्रांस का ला रियूनियन आइलैंड है, वहाँ पे भी इंडियन ओशन कमीशन के द्वारा क्या की थी, सहायता प्रोवाइड कराई गई थी। तो याद रखिएगा, वहाँ पे जब इसको भेजा गया था इस शिप को, तब ये जो शिप का नाम था, तब उस शिप को आईएनएस केसरी के द्वारा वहाँ पे भेजा गया था, ठीक है। कोविड-19 से जो भी प्रॉब्लम थी फूड की जो स्कार्सिटी थी, उसको कंप्लीट करने के लिए मिशन सागर इनिशिएटिव लाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं, बताना कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। फर्स्ट है, लुहुरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन रिवर सतलुज विच इज सिचुएटेड इन शिमला एंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कि जो लुहरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये रिवर सतलुज के ऊपर लोकेट करता है, इसकी लोकेशन है, जिसकी जो लोकेशन शिमला और जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की, वहाँ पे आता है, ठीक है। तो क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? सेकंड, द वाटर्स ऑफ सतलुज आर अलोकेटेड टू इंडियन अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी। और जो सतलुज रिवर का जो वाटर है, इसको इंडस वाटर ट्रीटी जो साइन की गई थी, ठीक है, 1920 में, उस समय उसके अकॉर्डिंग इसमें जो पानी दिया जाता है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है? ध्यान से पढ़िएगा, क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। होपफुली आपने आंसर सोच लिया होगा। सबसे पहले देखते हैं, यस, ये जो प्रोजेक्ट है, ये रिवर सतलज के ऊपर ही बनाया गया लुहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, जो शिमला और जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश के, वहाँ पे ये सिचुएशन की लोकेशन लोकेट करती है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ठीक है। और जो इसके अंदर जो पानी दिया जाता है, वो आपका इंडस वाटर ट्रीटी के जरिए दिया जाता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, लेकिन यहाँ से इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, मतलब दोनों, यहाँ तो स्टेटमेंट करेक्ट है, तो राइट आंसर क्या होगा? नन ऑफ द अबव, मतलब कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत नहीं है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी है, ठीक है। तो लुहरी हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट है, इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे जो पूछी जा सकती है कि ये कहाँ पे लोकेट करता है, तो हिमाचल प्रदेश में लोकेट करता है, किस रिवर के ऊपर है, तो ये आपकी जो सतलज रिवर है उसके ऊपर करता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो शिमला और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। और अगर रिवर के ऊपर कुछ पूछता सतलज रिवर के ऊपर, तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो जो इंडस रिवर है उसकी, जो सिंधु रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी है। और इसके अंदर जो पानी दिया जाता है इंडस वाटर ट्रीटी के तहत ही दिया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो वो आप याद रख लीजिएगा कि जो इंपॉर्टेंट, जैसे भाखड़ा डैम है, ये सतलज रिवर के ऊपर ही बना है। नाथपा जाखरी डैम है, ये भी सतलज रिवर के ऊपर बना है। और जो आपका कारचाम वांगटो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, ये भी सतलज रिवर के ऊपर बना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नेशनल मानसून मिशन। तो ये नेशनल मानसून मिशन क्या है, इसके रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट है, बताना आपको कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, इट वाज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसको जो लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट के चेंज के जरिए इसको लॉन्च किया गया है। और जो सेकंड है, इट बिल्ड्स अ वर्कशिप पार्टनरशिप बिटवीन एकेडमिक एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल। कि जो भी नेशनल और इंटरनेशनल जो एकेडमिक और रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बीच में ये काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप को बिल्ड करता है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है?
ऑप्शन ए वन ओनली, ऑप्शन बी टू ओनली, ऑप्शन सी वन एंड टू, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लीजिए राइट आंसर क्या है। होपफुली आपने आंसर सोच लिया होगा। देखिए सबसे पहले जो पहली स्टेटमेंट दी है कि क्या इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया है, देखिए ये गलत है। इट वाज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है, याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के जरिए इसको लॉन्च किया गया है। और यस सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, क्योंकि इसको जो बिल्ड किया है ताकि पार्टनरशिप बनाई जा सके जो भी एकेडमिक और रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पर। तो जो राइट आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन बी, केवल ऑप्शन बी रहेगा। ये जो नेशनल मानसून मिशन है इसको 2012 में लाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के जरिए, ताकि जो इम्प्रूव की जा सके फोरकास्टिंग स्किल्स को और सेटअप किया जाके स्टार्ट ऑफ द जो आर डायनेमिक प्रोडिक्शन है उसको, ठीक है, ताकि जो मानसून की जो रेनफॉल है डिफरेंट टाइम पे इसकी उसको अच्छे तरीके से नापा जा सके, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको कुछ और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट समझना तो देखिए ये एक इन्फोग्राफिक मैंने ला के दिया हूँ, तो आप इसमें नेशनल मानसून मिशन के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहो तो आप यहाँ बैठ के पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस से जब इसको नेशनल मानसून मिशन को लाया गया था तो उसमें जो लॉन्च किया गया था मानसून मिशन, इसमें फेज़ 2 प्रोग्राम जो चलाया गया था ये अभी नेक्स्ट 3 साल के लिए चलाया गया है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए इसके बारे में डिस्कस किया था कि जो नेक्स्ट 3 साल के लिए इसको लाया गया था 2017 से 2020 के लिए, इसमें जो एम्फोसाइज किया जाता है प्रोडिक्शन एक्सट्रीम्स, ठीक है, जो भी प्रोडिक्शन होती हैं उनको एक्सट्रीम प्रोडिक्शन के लिए इसका उपयोग किया जाता है नेशनल मानसून मिशन का, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है, अगेन आपको यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए, बताना है इसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना इज अ कैंपेन लॉन्च बाय डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, की जो प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना कैंपेन है इसको डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के द्वारा लॉन्च किया गया है। सेकंड है जन औषधि वीक वॉज सेलिब्रेट अक्रॉस द कंट्री इन द मंथ ऑफ नवंबर, की जो जन औषधि वीक होता है इसको सेलिब्रेट किया जाता है मंथ के जो नवंबर का महीना होता है उसके उसमें। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए वन ओनली, ऑप्शन बी टू ओनली, ऑप्शन सी वन एंड टू, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो होपफुली आपने आंसर सोच लिया होगा। देख लेते राइट आंसर क्या है। देखिए प्रधानमंत्री जन औषधि योजना जिसको पीएम बीजेपी के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ बीजेपी मतलब भारतीय जनता पार्टी नहीं। ऐसा नहीं कि आपको अगर एक्रोनिम्स के फॉर्म में क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जाता है या किसी स्टेट पीएससी में पूछा जाता है तो वहाँ पे आप इसको ये समझ लीजिए, ठीक है। तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ये इसका फुल नॉम है, फुल नेम है, और इसको डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल और डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। और सेकंड जो दिया कि जन औषधि जो वीक है इसको सेलिब्रेट किया जाता है नवंबर के महीने में, तो देखिए ये गलत दिया कि जन औषधि जो वीक है इसको जो सेलिब्रेट किया जाता है ये मंथ ऑफ मार्च के महीने में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो याद रखना, ठीक है, मार्च के महीने में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाता है। ए विल बी योर राइट आंसर। कुछ और चीज़ समझ लेते हैं इसके बारे में, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल और फर्टिलाइजर ने ये जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल आता है उसने इसको लेकर आया है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2015 में इस स्कीम को रिक्रिस्टेंट किया गया था, ठीक है, वापस से रिक्रिस्टेंट करके लाया गया था। इसके पहले भी 2008 में इस स्कीम को इनिशियली लॉन्च किया गया था, बस 2015 में इसको कंप्लीट कर दिया गया था, ठीक है, ताकि क्या किया जा सके, जो कम रेट में लोगों को दवाइयाँ अच्छे तरीके से फार्मास्यूटिकल और अच्छी दवाइयाँ, ठीक है, वो लोगों के पास पहुंचाई जा सके। तो जो बीपीपीआई है जिसको ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहा जाता है ऑफ इंडिया हैज़ बीन एस्टेब्लिश, उन्होंने एस्टेब्लिश किया जाता था डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द सपोर्ट ऑफ सीपीएसयू, और उसी के तहत ये जो प्लान है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना है इसको लेकर आया गया है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसी के तहत जो आपका जन औषधि वीक है ये 1 से लेकर 7 मार्च 2020 को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज ऑर्गेनाइजिंग द वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 2020। कल मैंने आपको बताया था इसके बारे में कुछ चीज़ें, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो मे भी आप शायद इसका आंसर यहाँ पे दे पाएंगे, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जो VGR 2020 मतलब जिसको वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 2020 कहते हैं, इसको किस इंस्टीट्यूशन ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। ऑप्शन ए नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ MSME। वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं।
चलो देख लेते राइट आंसर क्या। होपफुली आपने आंसर सोच लिया होगा। देखिए, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये जो एक इंस्टीट्यूशन है, इसने इसको लॉन्च किया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। ठीक है, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ जो फाइनेंस है, ठीक है, ये भी जो नेशनल नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत ही वर्क करता है। इसलिए अगर किसी का आंसर सी भी है तो भी आपका ऑप्शन वो गलत नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी अगर आपने लगाया तो भी वो आपका ऑप्शन गलत नहीं है। तो इसको ए और सी इस तरीके स्टेटमेंट कभी कभी यूपीएससी आपको दे देता है, वहाँ पे दोनों आंसर आपके करेक्ट होते हैं। तो जो दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट को आंसर लगाता है उसके दोनों स्टेटमेंट आपके वहाँ पे करेक्ट होते हैं आंसर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको अभी अनवील किया है, जो वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टमेंट राउंड टेबल समिट है 5 नवंबर 2020 को। ठीक है, इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। और ये डिस्कस इसलिए क्योंकि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है जो हमारी, उसमें अच्छे तरीके से प्रोग्रेस हो सके, उसके लिए ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अभी हुई है इसके बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फूड फोर्टिफिकेशन। तो फूड फोर्टिफिकेशन क्या है, इसके रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट हैं, बताना है आपको कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, करेक्ट पूछा कि इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, तो पहली है कि इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ डेलिबरेटली इंक्रीजिंग द कंटेंट ऑफ एन एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट ऑफ द फूड, कि ये प्रैक्टिस है जिसमें डेलिबरेटली मुख्य रूप से जो इंक्रीज किया जाता है कंटेंट ऑफ जो एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होता है फूड का, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए इस स्कीम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, फूड फोर्टिफिकेशन का। सेकंड है, जो राइस फोर्टिफिकेशन है ये पॉसिबल नहीं है ड्यू टू द ब्रिटल कैरेक्टर। जो राइस फोर्टिफिकेशन है, देखो फोर्टिफिकेशन तो फूड का किया जाता है, लेकिन अगर राइस की बात की जाती है तो वहाँ पे जो है कि ये राइस का फोर्टिफिकेशन पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जो ब्रिटल कैरेक्टर होते हैं काफ़ी छोटे छोटे कैरेक्टर होते हैं इसके, इसलिए। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो, ये इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ये आपका ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि जो प्रैक्टिस है डिलिबरेटली फॉलो की जाती है ताकि एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट जो फूड के होते हैं उनको बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। जो सेकंड है कि राइस फोर्टिफिकेशन पॉसिबल नहीं, देखिए गलत दिया हुआ है। ठीक है, राइस फोर्टिफिकेशन इज ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज, क्योंकि इसके जो ब्रिटल कैरेक्टर होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ब्रिटल कैरेक्टर होने का राइस फोर्टिफिकेशन में फूड फोर्टिफिकेशन राइस फोर्टिफिकेशन से पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है, ये गलत दिया कि राइस फोर्टिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। राइस फोर्टिफिकेशन इज ऑल्सो पॉसिबल ड्यू टू इट्स ब्रिटल कैरेक्टर। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाता है, ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। सेकंड में रॉन्ग इसलिए क्योंकि जो राइस है ये फोर्टिफाइड किया जाता है, इसमें ऐड किए जाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट को, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर होता है राइस के साथ, जो इसमें चिपक जाते हैं, और जो ग्रेन्स होते हैं वो स्प्रेइंग करके जो सरफेस को ऑर्डिनरी राइस ग्रेन सेवरल लेयर्स में जो विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, मिक्स करके प्रोटीन को और ज़्यादा कोट करके राइस की जो फोर्टिफिकेशन होती है उसको और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक है, और ये जो इनिशिएट किया जो प्रोसेस, ताकि जो कंट्री ऑफ टुवर्ड्स न्यूट्रिशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ बीन रनिंग एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड पायलट स्कीम ऑन द फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस। तो ये जो स्कीम है, देखिए ये स्कीम जो लाई गई थी इसीलिए ताकि जो न्यूट्रिशन जो है खाने का वो कंप्लीट किया जा सके, और साथ ही साथ ये जो स्कीम है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं फिर आगे चलते हैं। देखिए, बिजनेस ऑफ माल न्यूट्रिशन के तहत क्योंकि लोगों की खाने की पूर्ति पूरी नहीं हो पाती, इसलिए जो है ये राइस जो आपका फूड फोर्टिफिकेशन स्कीम को लेके आया गया, ताकि जो आपकी खाने की क्षमता, मतलब खाने की क्षमता नहीं, मतलब खाने के अंदर जो भी न्यूट्रिशन की जो कमी होती है, जो स्कार्सिटी होती है, उसको किस तरीके से फुलफिल किया जा सकता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों में इतना फूड का जो आप देख रहे हैं ना, पैसे इतना अलोकेशन किया जाएगा ताकि इतनी अच्छी तरीके से इन सभी चीज़ों में और ज़्यादा इन्हेंसमेंट किया जा सके। तो ये आप याद रखिएगा, और चाहो तो इस इन्फोग्राफिक का स्क्रीनशॉट लेके इसका आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओडिशा असेंबली इज सेट टू गो पेपरलेस फॉलोइंग द मॉडल ऑफ द ई विधानसभा ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ विच स्टेट। कि अभी ओडिशा असेंबली ने सेटअप किया कि वो पेपरलेस रूल फॉलो करेगी, तो वो किस ई विधानसभा, मतलब अपनी विधानसभा में, तो वो किस लेजिस्लेटिव असेंबली को ये देख के उसने ये फैसला लिया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर दीजिए, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते राइट आंसर क्या है। देखिए, पेपरलेस जो ये काम है ये बिहार की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, सॉरी एक सेकंड,
देखिए जो बिहार की लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग उसी को देखते हुए अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि वो भी अपनी जो ई विधानसभा में के तहत क्या किया जाएगा, वहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें जो पेपरलेस वर्क कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना, जो उड़ीसा असेंबली है, एक सेकेंड, सॉरी फ्रेंड्स, एक गलती से मैंने गलत बता दिया आपको, ये बिहार नहीं है, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, जो मैंने पहले लिखा था वाई बी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली को देखते हुए भी ई विधानसभा के तौर पे जो ओडिशा असेंबली है उसने सेट किया कि वो पेपरलेस मतलब विदाउट पेपर वर्क किए हुए सारे कामों को कंप्लीट करेगी। ठीक है, जिससे एनवायरनमेंट को और ज़्यादा अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। ठीक है, और ओडिशा असेंबली है ये अपग्रेड कर रही है ई विधानसभा आफ्टर द विंटर सीजन के बाद में। जो ई विधानसभा है ये कॉन्सेप्ट है अंडर विच जो देयर विल बी नॉट बी एनी हार्ड फाइल। ठीक है, कोई किसी प्रकार की हार्ड फाइल तैयार नहीं की जाएगी और एवरीथिंग विल बी डन ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन तैयार किया जाएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पूछी जाती है अदर नॉर्मल आपके एसएससी एग्जामों में, कि ये जो है इसमें नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 12 हैं, लोकसभा सीट की संख्या 4 है और राज्यसभा सीट की संख्या 3 है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल चीज़ है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्ना नेशनल पार्क इन विच स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व इन नवंबर 2020। इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बताना पन्ना नेशनल पार्क जिसको अभी यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व इन नवंबर में 2020 का दर्जा दे दिया गया है यूनेस्को के द्वारा, तो ये किस स्टेट्स में लोकेशन है इसकी। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते राइट आंसर क्या है इसका। जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश पन्ना नेशनल पार्क जो है इसमें यूनेस्को बायोस्फीयर जो रिजर्व है उसने पन्ना नेशनल पार्क को क्या कर दिया है, अभी बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दे दिया यूनेस्को ने। ठीक है, 2020 में। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कभी कभी ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो देखिए जो बच्चे मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो पन्ना टाइगर रिजर्व 2019 में वो उसने विटनेस किया था एक रिमार्केबल टर्न अराउंड जो टाइगर पॉपुलेशन को लेके, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे नंबर जो बिग कैट्स की हैं। 50 फ्रॉम जीरो एस्टिमेट किए थे डिकेड अगो, कि जो अभी कुछ डिकेड पहले जो जीरो थी उसमें एकदम से 50 जो टाइगर्स है इनकी संख्या ऐसे बढ़ गई थी। और अभी जब ये पन्ना नेशनल पार्क को मध्य प्रदेश के जो यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व ने इसको दर्जा दे दिया है इसका, ठीक है, बायोस्फीयर का, तो इसमें लोकेशन और ज़्यादा बढ़ जाती है और इसकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाती है, तो क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। ठीक है, नीचे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई, आप इसको भी याद रखिएगा। रजिस्टर्ड जीआई टैग जो चंदेरी फैब्रिक है, लेदर टॉयज ऑफ इंदौर है, बेल बैटल वेयर ऑफ दतिया, और जो टीकमगढ़ है, रतलामी सेब है, इन सभी चीज़ों को दिया गया है, तो याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हु इज़ कमिंग अप विद द न्यू बुक टाइटल पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। तो जो एक अभी न्यू बुक आई है पेंडेमोनियम जिसका नाम है द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी बुक है, इसको लेकर कौन आया है। ऑप्शन ए तमिल बंड्योपाध्याय, ऑप्शन बी राहुल बजाज, ऑप्शन सी तपन सिंघेल, ऑप्शन डी शशि थरूर। वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते हैं। देखिए जो तमिल बंदोपाध्याय हैं इन्होंने इस बुक को लेकर आया है जिसका नाम है पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी, जो बैंकिंग से रिलेट करती है और इसमें आपको सारे जो भी बैंकिंग से डाउट्स होते हैं वो सारे यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इट विल बी रिलीज ऑन 9 नवंबर 2020, तो 9 नवंबर 2020 को इसको रिलीज़ किया जाएगा। और ये जो बुक है इसमें जो बर्ड्स आई व्यू ऑफ इंडियन बैंकिंग एंड ऑल्सो अ फ्लाई ऑन वॉल डॉक्यूमेंट्री इसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, ये जो बुक है ये पब्लिश की जाएगी रोली बुक्स के जरिए और प्रोवाइड कराया जाएगा अंडरस्टैंडिंग जो भी चैलेंजेस हैं और जो भी इकोनॉमिक पोटेंशियल है इंडिया के लिए, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो अगर कहीं इकोनॉमी के बारे में मेंस में लिखने के लिए आता है तो आप इस बुक का नाम और राइटर का नाम याद कर लीजिए और इसको वहाँ पर जरूर कोट करिएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी और आज के 10 इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे तरीके से। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको एक भी लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे मिस आउट ना हो। ठीक है, और अच्छे तरीके से नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितना स्कोर है उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, अगर 6 से कम है तो एक बार वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा वापस से इसको देखकर। ठीक है, और फिर अपना स्कोर वापस से उसको री एडिट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।